नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूँ। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूँ। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और हम हर बार की तरह फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे साहब से बातचीत करेंगे और बात करेंगे जो राजनीति की जो बारीकियां हैं, जो कुछ पर्दे के पीछे चलता रहता है, हमें कुछ और बताया जाता है, एक्चुअल कंडीशन को कुछ और विश्लेषण करके देखते हैं विश्लेषक लोग। हम लोग उस पर समझने की कोशिश करेंगे। सर, जो पहला सवाल है कि नॉमिनेशन खत्म हो चुका है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का, सीटों का बंटवारा खींचतान करके ले दे करके हो ही गया जैसे तैसे। हालांकि जो जितना इंडिया गठबंधन में खींचतान था उससे ज्यादा महायुति में था, लेकिन हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में या महाविकास अघाड़ी में बहुत ज्यादा खींचतान है, वो हो गया है। अब सर, जो चुनाव का प्रचार है वो तेज हो जाएगा कल से, और जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो इसमें बीजेपी सबसे ज्यादा लहरा रही झंडा, वो है कि एक बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा योगी जी ने निकाला हुआ है और वही शायद ले देकर के एक इकलौता मुद्दा बचा है भाजपा के पास महाराष्ट्र में कि अब बटेंगे तो कटेंगे। इस पे गाने भी आ गए हैं, इस पे बहुत ज्यादा जोर शोर से चर्चा हो रही है। यही सर एक इकलौता मुद्दा बचा है वहां पे अब महाराष्ट्र में। देखिए, जिस तरह 90 के दशक में या उसके कुछ बाद तक रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे का नारा लगता था, भाजपा की तरफ से कोशिश हो रही है कि तकरीबन वैसी ही टेक जो है इस नारे की, बटेंगे तो कटेंगे, बना दी जाए। मोदी जी भी इसको बोल रहे हैं, योगी आदित्यनाथ ने इस नारे को गढ़ा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इसको बोल रहा है। मोहन भागवत ने अपने वक्तव्य में उसका इन शब्दों में इस्तेमाल तो नहीं किया था, भावना उनकी यही थी। बाद में दत्तात्रेय होश बोले ने तो इन शब्दों का भी इस्तेमाल कर दिया। इसका मतलब यह है कि आपसी मतभेद जो भी हो, मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में बिल्कुल एक हैं कि भारतीय जनता पार्टी को एक रणनीति के तौर पर इस नारे का इस्तेमाल करना चाहिए। जब राम जन्मभूमि आंदोलन के समय वो नारा लगाया जाता था तो उसके पीछे हिंदू समाज की राजनीतिक एकता का लक्ष्य था, जो हम जानते हैं केवल एक छोटी सीमा तक पूरा हुआ। ज्यादा से ज्यादा अटल बिहारी वाजपेयी एक राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण एक गठजोड़ सरकार बना पाए। अच्छा, अब प्रश्न इस बात का है, इस वक्त भाजपा के लोगों को क्यों लग रहा है कि हिंदू समाज बिखरने वाला है? हिंदू समाज को क्या लग रहा है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। भाजपा के लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू समाज के वोट उनको नहीं मिलने वाले हैं? इन वोटों में से खतरा पैदा हो गया है कि विपक्ष को कहीं कुछ वोट न ज्यादा मिल जाए। वो एकता जो कि 2014 के चुनाव से उत्तरोत्तर बढ़ते हुए 2019 तक 45 से 60% के बीच में आ गई थी, कहीं 60% तक वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलते थे। खासतौर से लोकसभा चुनाव में तो मिलते दिखाई पड़ते थे, विधानसभा चुनाव में भले ही इतने ना मिलते हो। वो लोकसभा चुनाव में ही उस प्रतिशत के ऊपर एक करारा प्रहार 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ा। इससे और उनके प्रभाव क्षेत्र में दिखाई पड़ा, इसको वो अपना इलाका मानते थे, उस इलाके के अंदर ही ये गड़बड़ी दिखाई पड़ी। इससे पूरी हिंदुत्ववादी शक्तियां बहुत चिंतित हो गई हैं और उनको लग रहा है कि कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे वो बात फिर से लौट आए जो कि 2014 से 2019 के बीच देखी गई थी। अब मेरे मन में सवाल ये है कि क्या 2014 से 19 के बीच में जो हिंदू राजनीतिक एकता प्रभाव क्षेत्र के कुछ इलाकों में देखी गई थी और बहुत चमकदार लगती थी, वो काफी इसमें लगता था काफी जोर है उसके अंदर, क्या वो इस प्रकार के किसी नारे के कारण थी? क्या वो राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण थी? क्या वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पिछले 95 साल में 90 साल में जो प्रचार किया है उस प्रचार के कारण थी? वो बजरंग दल की जो एक झगड़ा फसाद करने वाली गतिविधियां होती हैं उनके कारण थी? वो किस कारण थी एकता? मेरा मानना है कि वो एकता इस कारण थी कि भाजपा ने जो दुर्बल समुदायों को एक ही आश्वासन दिया था कि वो ब्राह्मण बनिया पार्टी नहीं है, वो
अगर आप उन्हें वोट देंगे तो आपको भी राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी प्राप्त होगी, आपको पॉलिटिक्स में एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा, इसलिए वो एकता थी। 2014-15 की जो अवधि थी उसमें कांग्रेस की साख कुछ गिरी हुई थी और विपक्षी दलों की, खासतौर से सामाजिक न्याय की पार्टियों की साख भी थोड़ी सी कमजोर हो गई थी। तो उस माहौल में जनता ने भाजपा के इस आश्वासन पर कुछ कुछ भरोसा किया और काफी दलितों के वोट भाजपा को मिलना शुरू हो गए, अति पिछड़ों के वोट मिलना शुरू हो गए। जाटवों और यादवों को छोड़कर बाकी हिंदू समाज के थोड़े या ज्यादा वोट भाजपा को उस 45 से 60% की एकता के बीच में मिलते थे। फिर अचानक ऐसा क्या घटित हुआ कि इसमें से दलितों ने, आदिवासियों ने और पिछड़ों ने भाजपा को अपनी पहली प्राथमिकता बनाने से अचानक इनकार कर दिया। कैसे कि भाजपा बहुत धीमे स्वर में हिंदू खतरे में अगर नारा दे रही थी, पिछले 10 साल में तो नहीं दिया ना नारा हिंदू खतरे में, ऐसी बात तो नहीं है। दरअसल इन सब लोगों को लगा कि हमारे वोट लिए जा रहे हैं लेकिन हमको उसके मुताबिक सत्ता नहीं प्राप्त हो रही उसके प्रतिशत में। 2014, 2019, 2024 में जो लोकसभा घटित हुई है उसमें भाजपा और उनके सहयोगी दलों के जो एमपी हैं उनका अगर आप जातिगत विश्लेषण कर लें तो साफ हो जाएगा कि वो दरअसल वो एक ब्राह्मण बनिया राजनीति ही हो रही है। इसी तरीके से आप 2017 और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा का अगर आप विश्लेषण कर लें, जिस तरह टिकट बांटे गए वो देख लें तो आपको लग जाएगा पता कि ये दरअसल ब्राह्मण बनिया राजनीति ही हो रही है। ब्राह्मण बनिया राजनीति असल में जो ट्वाइस बॉर्न यानी द्विज राजनीति है उसी का एक लोकप्रिय अभिव्यक्ति है उसकी। और ये बात धीरे धीरे करके इन लोगों को समझ में आने लगी। इसलिए जैसे ही विपक्ष ये प्रचार करने उनके सामने पहुंचा कि ये लोग आरक्षण को खतरे में डाल लेंगे ये धर्म संविधान की किताब लेके, तो उन्होंने मोटे तौर पर इसके ऊपर विश्वास कर लिया और काफी वोट भाजपा से छिटक गया। अब भाजपा के सामने जिम्मेदारी ये है कि किसी तरीके से वे इन नाराज समुदायों को, क्षुब्ध समुदायों को ये विश्वास दिलाएं कि भाई वो ब्राह्मण बनिया पार्टी हम नहीं है, हम आपकी भी पार्टी हैं, आप हमें वोट देंगे तो हम आप बदले में आपको सत्ता देंगे। लेकिन वो भाजपा को दिखाना पड़ेगा कि वो टिकट कैसे बांट रहे हैं, भाजपा को दिखाना पड़ेगा कि उनके नेताओं के साथ उनका सलूक क्या है, भाजपा को दिखाना पड़ेगा कि उन लोगों को मंत्री बनाने की उनकी नीति क्या है। सत्ता का बंटवारा दिखाई पड़ना चाहिए, इन लोगों को शिक्षा संस्थाओं में बड़े पैमाने पर दाखिले चाहिए। बहुत सी, महाराष्ट्र में मराठा लोग आरक्षण मांग रहे हैं तो भाजपा आरक्षण उन्हें देगी नहीं देगी, क्या करेगी क्या नहीं करेगी, ये सारी चीजें अधर्म है। बहुत सारी सामाजिक समस्या, धनगर लोग अपने आप को शेड्यूल कास्ट घोषित करवाना चाहते हैं महाराष्ट्र में। अब भाजपा सरकार अगर शेड्यूल कास्ट घोषित करती है तो शेड्यूल कास्ट लोग जो है वो बहुत नाराज हो जाते हैं इस बात पे। बहुत सारी गुर्जर अपने आप को राजस्थान में एसटी शेड्यूल ट्राइब घोषित करवाना चाहते हैं, भाजपा सरकार उनको नहीं कर पाती है। ये सारी बहुत मुश्किल बातें हैं और इन मुश्किल कसौटियों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। दूसरे, योगी जो बटोगे कटोगे वाला नारा दे रहे हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि भाई 7 साल से वो सत्ता में है, उन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया, उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हुए उनमें उन्होंने रिजर्वेशन क्यों बाहर कर दिया उससे। उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने कितनी नौकरियां दी, शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हुई, कांस्टेबलों की भर्ती में क्या हुआ, इस तमाम बातें, पेपर लीक क्यों हुए, ये तमाम बातें इनके जवाब उन्हें देनी चाहिए। इनके जवाब न देकर इन असली समस्याओं को पृष्ठभूमि में धकेलने के लिए वो पहले दिन से ही बटोगे कटोगे ये सब फिक्रेबाजी की जा रही है। मुझे लगता है कि अब मतदाता मंडल एक ऐसी मानसिक स्थिति में आ गया है कि वो इस तरह की फिक्रेबाजी से प्रभावित नहीं होगा। भाजपा बहुत शक्तिशाली पार्टी है, उसको वोट मिलेंगे, उसके लोग भी जीतेंगे, कहीं उनकी सरकारें बनेंगी, कहीं उनकी सरकारें नहीं बनेंगी, कहीं बहुमत मिलेगा, कहीं नहीं बहुमत मिलेगा, ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन भाजपा को जो वोट मिलेंगे इसलिए नहीं मिलेंगे कि उन्होंने बटोगे कटोगे वाला नारा दिया, वो दूसरी वजहों से मिलेगा। मैं सर वही पूछना चाह रहा था कि जैसे कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी वो बजरंगबली का एक लेकर के आए, धार्मिक नारों पे वहां भी वोट नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में भी वो जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे, वो भी एटलीस्ट यूपी में तो नहीं चला जहां ये गढ़ था इसका बीजेपी का, अयोध्या खुद हार गए। महाराष्ट्र में योगी जी एक जो ओबीसी और इनके छवि के खिलाफ काम कर रहे हैं राजपूतों के लिए, ये क्या महाराष्ट्र में जाकर के ये नारा देंगे तो क्या भाजपा समझ रही कि सारे हिंदू एक हो जाएंगे? हरियाणा में भी हिंदू उसके वजह से नहीं एक हुआ है, जो पोलराइजेशन हुआ वहां पर जाट वर्सेस नॉन जाट का पोलराइजेशन हुआ, हिंदू का पोलराइजेशन नहीं हुआ है।
नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये महाराष्ट्र जब जाएंगे योगी जी, तो ये क्या नुकसान करेंगे या फायदा करेंगे बीजेपी का? नहीं, मैं तो मानता हूं कि योगी जी को एक स्टार प्रचारक के तौर पे जगह जगह घुमाया जाता है। अगर आप उसके पूरे रिकॉर्ड को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि कहीं तो योगी जी के जाते हैं तो वो जगह जीत तो कहने लगती है योगी जी की वजह से जीते, लेकिन जहां पे योगी जी के जाने से हारते हैं उसके बारे में चर्चा नहीं होती। मेरे ख्याल से उनके जाने से न हार होती है, ना उनके जाने से जीत होती है। वो एक प्रचारक हैं, रैली में जाते हैं, भाषण देते हैं। उनके कहने पर जहां तक वोटों का सवाल है, ये एक प्रकार का धुंधलका पैदा हुआ है पिछले 7 साल में, जब ये बात हुई थी कि मोदी योगी की जोड़ी को उत्तर प्रदेश में वोट मिल रहे हैं। अब वो चर्चा भी बंद हो गई, अब उस जोड़ी की भी कोई चर्चा नहीं करता। अब योगी जी को नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में भी नहीं कोई पेश करता, वो चर्चा भी पूरी तरीके से बंद हो गई। मेरे ख्याल से लोकसभा चुनाव के बाद अब ये कोई नहीं कहता कि यही मोदी जी के उत्तराधिकारी है। खुद मोदी जी की अपनी गद्दी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं है, उसमें कभी भी गठजोड़ सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं, अभी मजबूत लग रही है, एक क्षण ऐसा आएगा अचानक ही मजबूत नहीं है, सरकार हिल रही है, तो उनके उत्तराधिकारी की चर्चा भी बंद हो गई। तो बिल्कुल परिस्थिति बदल चुकी है। ये लोग बिल्कुल 90 के दशक में जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति, सांप्रदायिक आधार पर गोलबंदी की थी भाजपा ने, वैसी ही गोलबंदी करके दोबारा उन अंदेशों को पैदा करना चाहते हैं हिंदू समाज में कि मुसलमानों पर सचेत रहो, खतरा रहो। लोकसभा चुनाव में भी मोदी जी ने इसी प्रकार का प्रचार किया था, आपने ठीक ही कहा। तो वो सब होने वाला नहीं है। और मैं अभी भी कहता हूं कि इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कमजोर है या झारखंड में कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी वहां कमजोर नहीं है। करारी टक्कर महाराष्ट्र में होगी, करारी टक्कर झारखंड में भी होगी। हरियाणा में जो एक तरफा चुनाव लग रहा था कांग्रेस के पक्ष में, वहां वैसी स्थिति भी नहीं है। लगता भी नहीं है कि किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा वहां पर ग्राफ परिणाम किसी के पक्ष में बहुत ज्यादा झुका हुआ है। तो जम के वहां पर चुनावी लड़ाई देखने को मिलेगी, लेकिन इस तरह की नारेबाजी से और हिंदुओं के मन में असुरक्षा भावना पैदा करने से भाजपा को कोई लाभ नहीं होगा। जी, एक सवाल सर और है कि वो एक रणनीति शायद हरियाणा में जो की भाजपा ने कि वहां मोदी जी को थोड़ा दूर रखा चुनाव से। वो गए, बेशक उनके सबसे बड़े नेता हैं, गए 4-5 वहां पर रैलियां की उन्होंने। अभी तक ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में से भी थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। जाएंगे भी वहां, कुछ रैली जरूर करेंगे, लेकिन अभी तक वहां अमित शाह लीड ले रहे हैं, सारा प्रबंधन वही देख रहे हैं। मोदी जी बहुत ज्यादा ऐसा लाइमलाइट में नहीं आ रहे। वो क्या उनकी रणनीति है कि मोदी जी को दूर रखा जाए, क्योंकि मोदी जी के कूदते ही वो सारा मुद्दा राष्ट्रीय हो जाता है, लोगों को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे ज्यादा याद आने लग जाते हैं, और चुपचाप वहां को चुनाव को लोकल रख करके जो है वो, जो कभी बीजेपी क्या करती थी, हर विधानसभा को राष्ट्रीय मुद्दे पर ले आते थे, राष्ट्र सुरक्षा, वो शायद वो मोदी जी को थोड़ा डिटैच करना चाहते हैं कि अब लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ जाए। मोदी जी के आने से शायद थोड़ा नुकसान होगा। नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण है आपका कि भारतीय जो पहले विपक्ष करता था वो आजकल मोदी जी करने की कोशिश करते हैं, भाजपा करने की कोशिश करती है। दूसरे, मोदी जी अपना टाइम कहां देंगे और कहां नहीं देंगे, इसके बारे में मुझे लगता है कि भाजपा ने एक निर्णय लिया है, और वो निर्णय लोकसभा चुनाव के बाद से घटित होते हुए दिखाई पड़ता है। मोदी जी का तो अब जब प्रचार होता है उनके समर्थक मोदी चैनलों के ऊपर, तो वो तो प्रचार इस शैली में हो रहा है कि ज़ेलेंस्की को यकीन हो गया है कि मोदी जी ही रूस के साथ उसके युद्ध को रुकवा सकते हैं। इस प्रकार का प्रचार हो रहा है ना वहां पे। और मोदी जी के डर के मारे चीन की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं लद्दाख के इलाके में। वो तो अब मोदी जी विदेश नीति की दुनिया में जाके बैठ गए हैं। उन्होंने सिर्फ छुपाया है कि वहां से अपना चेहरा चमका रहे हैं, ये एक अलग देखने वाली बात है। जो राष्ट्रीय नीति है, जो राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में पिछले दिनों मोदी जी का इतना हस्तक्षेप नहीं देखा गया है। केवल वो बस यही कहते रहते हैं कि कांग्रेस हिंदू समाज को बांटना चाहती है, हम एक करना चाहते हैं, ये लोग भ्रष्ट है, वही पुरानी बातें, वही सब करते हैं, कोई भी नई बात नहीं कहते हैं, और कहीं बहुत उत्साह के साथ चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आते हैं। हाँ, ये बात सही है कि मोदी जी ने राष्ट्रीय राजनीति में जो जगह खाली की है, यानी विदेश नीति पर जो एक्स्ट्रा फोकस है उनका, उसके जरिए उस जगह को अमित शाह ने भरा है काफी जमकर। यानी अमित शाह के व्यक्तित्व और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का स्पष्ट रूप से विस्तार होते हुए दिखता है। अन्य राजनीतिक समीक्षकों को भी समझ में आने लगा है कि आज अमित शाह वो अमित शाह नहीं है जो 2014 में आए थे, उत्तर प्रदेश के इंचार्ज थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और काफी अच्छा काम किया भाजपा को आगे बढ़ाने में। ये वो अमित शाह नहीं है, ये अमित शाह कुछ और है। इनकी महत्वाकांक्षाएं केवल
धारा 370 गृह मंत्री के तौर पर धारा 370 हटाने तक ही सीमित नहीं है, ये कुछ और हासिल करना चाहते हैं। और भाजपा के अंदर इस बात को लेकर बहुत चर्चा है कि अमित शाह क्या हासिल करना चाहते हैं और वो हासिल करने का उनका तरीका क्या है। क्या मोदी जी इनके लिए जानबूझकर वे स्पेसेस, वो जगह, वे गुंजाइशें छोड़ रहे हैं जहां पे अमित शाह अपने कदम जमा सकें, क्योंकि वो उनके टीवी पे उनका जो अपीयरेंस है, टीवी पे जिस तरह वो प्रकट होते हैं, जिस तरह वो जनता को देख के हाथ हिलाते हैं, सब चीजों में पिछली बार से काफी फर्क है। वो भाषण भी अब ज्यादा उत्तेजित और ऊंची आवाज में देते हैं, बहुत ही दबंग पने के साथ देते हैं। मतलब वो बिल्कुल एकदम मोदी द्वारा छोड़ी गई राजनीतिक गुंजाइशों में अपने आप को पूरी तरह स्थापित कर लेना चाहते हैं। ये उनकी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है। अब इस कोशिश में मोदी जी की कितनी सहमति है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस कोशिश को किस रूप में देख रहा है, ये इन सब चीजों को परखना अभी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिस तरह मोदी को अपनी मजबूरी समझता है, उस तरह अमित शाह को भी अपनी मजबूरी समझता है। भाई मोदी को तो यह है कि मोदी बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके हैं, उनको हटाने से पूरी परिस्थिति हिल जाएगी और सत्ता की बुनियाद भी हिल सकती है, क्योंकि वो एक कुछ और ही करना होगा मोदी को हटाने के लिए उन्हें। मोदी को हटाने का तो कोई उनके पास विकल्प है ही नहीं, मतलब वो तो बात है ही नहीं। लेकिन क्या अमित शाह की भी वही हैसियत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में? या क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये कह सकता है कि वो अमित शाह मोदी के विकल्प के रूप में उसे पसंद है आगे चल के 2029 में या कुछ उससे पहले? ये सब बातें जो हैं वो सोचने की, विचारने की हैं, इन पर गौर करना चाहिए। लेकिन ये सब परिवर्तन घटित होते हुए दिखाई पड़ता है। जी जरूर, मुझे भी दिख रहा है। और एक आखिरी सवाल सर मैं महायुति पे कर लूं, फिर मैं जरा इंडिया गठबंधन या महाविकास अघाड़ी पे आता हूं। मुझे ऐसा लगता है सर कि जो अजीत दादा पवार हैं, वो जब वो आए इस गठबंधन में, महायुति में, तो भाजपा के कैडर का भी कहना था कि इनको लाने की जरूरत क्या थी, एकनाथ शिंदे के साथ हमारी सरकार तो चली रही थी, हमारे पास तो नंबर्स पूरे थे, आए ही क्यों? वही हाल हो रहा है। वो शायद सबसे कम सीटें लड़ रहे हैं, कितनी जीतेंगे नहीं जीतेंगे। अगर मान लीजिए महायुति सरकार बनाती है, भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होगी, फडणवीस जी कह ही रहे हैं, तो शायद अजीत दादा पवार की जरूरत न पड़ेगी। अगर इस स्थिति में कि वो महाविकास अघाड़ी की सरकार आ जाए तो उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो यहाँ महायुति छोड़ करके वापस अपने घर में चले जाए। लेकिन अगर भाजपा की सरकार या महायुति की सरकार आती है तो शायद सबसे ज्यादा जो बिगेस्ट लूजर होने जा रहे हैं वो अजीत दादा पवार हैं, क्योंकि फिर उनकी वही हैसियत रह जाएगी, वो एक इंश्योरेंस टाइप किनारे कर दिए जाएंगे और शायद इस बार उप मुख्यमंत्री भी ना बनाया जाए। आपको सर इनका क्या भविष्य लगता है, अजीत दादा पवार का? देखिए, अजीत दादा पवार की कीमत उस क्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी जब अगर त्रिशंकु विधानसभा सामने आती है जी। अगर ऐसी विधानसभा सामने आती है जहां पर अजीत पवार का छोटा सा जो गुट होगा, तो कुछ तो लोग उनके जीतेंगे ही, छोटा सा उनको जो गुट होगा, तो वो गुट कहीं किंग मेकर की जो एक गुंजाइश होती है, उस गुंजाइश को अपने पक्ष में दोहन करने के लिए स्थिति में होता है कि नहीं होता, ही पता नहीं, रिजल्ट देखने से मालूम पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में अजीत दादा पवार की हैसियत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ऐसी स्थिति में वो महायुति से ज्यादा महत्वपूर्ण अघाड़ी के लिए भी हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र का चुनाव जिसे कहते हैं कि विधानसभा क्षेत्र दर क्षेत्र होगा, हर क्षेत्र की अपनी एक लड़ाई होगी। कोई एक ऐसा नारा नहीं है जो केवल एक नारा एक से ज्यादा बहुत से क्षेत्रों को कवर करता हो। इसी तरह जो महाराष्ट्र की विभिन्न बेल्ट्स, विभिन्न पट्टियां हैं महाराष्ट्र की, उन पट्टियों में भी अगर आप देखें तो वहां भी जद्दोजहद बहुत है। जैसे कि जो ओनियन बेल्ट जिसको बोलते हैं, प्याज पट्टी है महाराष्ट्र की, जलगांव, नाशिकवारा, ये वाला क्षेत्र जो है, इस क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में मराठा और मुसलमान गठजोड़ ने अघाड़ी को बहुत लाभ पहुंचाया था। क्या वो लाभ अभी भी अघाड़ी को मिलेगा? क्योंकि वहां पर भाजपा हिंदू खतरे में है वगैरह सभी नारे बड़े जोर शोर से देके उतरने वाली है। विदर्भ वगैरह का क्षेत्र है, वहां पर भाजपा किस तरीके से चुनाव लड़ेगी और वो कैसे जो खोई हुई पहलकदमी है, जो कांग्रेस के हाथ उसने खो दी है पहलकदमी, उस पहलकदमी को दोबारा हासिल करेगी। और इसके लिए आप जानते ही हैं कि जो बहन योजना है या भाऊ योजना है, इन योजनाओं से इतने बड़े पैमाने पर बहुत ही निर्लजता पूर्वक जो पैसे बांटे गए हैं,
उसका कितना असर पड़ेगा, ये सारे एक प्रयोग। अगर महाराष्ट्र में महायुति नहीं जीती तो ये लाभार्थियों को वोटरों में बदलने की जो ट्रिक है, इसका पूरी तरीके से दिवाला निकल जाए। कोई भी नेता और पार्टी इसके ऊपर भरोसा करना बंद कर दे, कोई ये एक तरह से अच्छा ही होगा। आप जनता को राहत दीजिए, लेकिन इस तरह हम आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, बदले में आप हमने वोट ट्रांसफर कीजिए। ये जो पूरी शैली है, ये शैली बहुत ही लोकतंत्र विरोधी, एक तरह से वोटरों को राहत देने के नाम पर रिश्वत देने की शैली है। जी सर, एक मेरा सवाल महाविकास अघाड़ी को लेकर के, अखिलेश यादव जी ने जिस ढंग से बिहेव किया सीट बंटवारे में महाराष्ट्र को लेकर के, वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें 9 की 9 सीट वो लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने को मना कर दिया लड़ने से, 2 सीटें पे वो राजी नहीं थे। वहां जाकर के अखिलेश यादव और उनके साथ के जो लोग थे वो लोग हमें इतनी सीटें चाहिए नहीं, हम 28 सीट लड़ा देंगे, 40 सीट लड़ा देंगे। ये सर क्या ये 37 सीट पाने का घमंड है अखिलेश यादव का कि हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं, और ये आगे चल के इंडिया गठबंधन में शायद 27 में इनका गठबंधन रहेगा भी कि नहीं रहेगा कांग्रेस के साथ यूपी में? देखिए, जो गठबंधन है वो तो प्रदेश दर प्रदेश उसकी संरचना अलग अलग होगी। किसी प्रदेश में किसी से गठबंधन होगा, किसी प्रदेश में किसी से गठबंधन नहीं होगा। जो गैर भाजपा ताकतें हैं सभी प्रदेशों में एक ही शैली में, एक ही संरचना में, एक ही विन्यास में नहीं लड़ने वाली है। ये लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुआ था, हम जानते हैं। भाई पश्चिम बंगाल में क्या इंडिया गठबंधन था, सब लोग अलग अलग थे, वहां तो कुछ था ही नहीं। वो तो ममता बनर्जी ने अकेले ही हरा दिया भारतीय जनता पार्टी को। और मेरा मानना है कि अगर बेईमानी नहीं होती तो ममता बनर्जी कम से कम 10 सीटें और जीतती। तो ये अलग अलग होगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का एक दूसरे के बिना काम नहीं चलने वाला। कांग्रेस छोटी होते हुए भी समाजवादी पार्टी के लिए वोटों की गोलबंदी के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इसीलिए अखिलेश साफ तौर पर कहते हैं कि कांग्रेस के हमारे साथ आने से हमारी शक्ति में कई गुनी वृद्धि हो गई। अब उनका बयान देखिए, कांग्रेस के आने से हमारी शक्ति। जब उनको कांग्रेस ने कहा आप सारी 9 सीटें लड़ दीजिए, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पे लड़ेंगे। तो ये जो बात है ना, मतलब ये बात बताती है कि वो हर चीज को इंडिया गठबंधन की गतिविधि के तौर पर पेश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में क्या है कि जो राजनीति है वो बहुत से टुकड़ों में बंट चुकी है। आप देखिए, दोनों गठजोड़ों की जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, वो भी कोई एक दूसरे से बहुत दोस्ती का व्यवहार कर रही हो ऐसा नहीं है। हर कोई अपने दांव में लगा हुआ है। सबको लग रहा है कि भाई हमें कुछ 2 सीटें ही मिल जाए, ज्यादा सीटें कुछ मिल जाए, जो सबको लगा हुआ है। अब वो कह रहे हैं कि इनको हम 2 सीटें देंगे समाजवादी पार्टी को। अबू आजमी कह रहा है हमें 5 चाहिए, 5 नहीं दोगे तो 25 लड़ा देंगे, यानी हम रंग में थोड़ा भंग कर देंगे आपके। तो यहाँ पर उनको कोशिश ये करनी है। आम आदमी पार्टी की भी दावेदारी है वहां पे, उनको भी कुछ सीट वगैरह देने के लिए उन्होंने कहा है। देखिए क्या होता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र की गठजोड़ राजनीति है ये बहुत बिखरी हुई है, और इसका बिखराव दोनों ही गठजोड़ों को नुकसान पहुंचाएगा। महायुति की जो आपसी खींचतान है वो थोड़ी अलग तरह की है, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं बहुत बलबलाती हुई हैं। अघाड़ी में मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन खींचतान यहाँ भी कम नहीं है। और यहाँ तो ये भी लग रहा है कि भाई शरद पवार को पूरी रणनीतिक कमान दे रखी थी इन्होंने। अब उन्होंने 85-85 का फार्मूला दिया, और सबसे ज्यादा फायदा खुद उन्हें ही होता हुआ नजर आता है। तो एक तरह से वो फार्मूला भी अब रिजेक्ट कर दिया गया है। जी सर, मैं जरा जल्दी से झारखंड की बात कर लूं, क्योंकि महाराष्ट्र की बड़ा स्टेट है तो वहां की चर्चा ज्यादा होती है और झारखंड की बात नहीं होती है। अभी एक कांग्रेस के विधायक ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया सीता सोरेन के लिए, उस पर भाजपा बहुत ज्यादा उबल पड़ी है कि नहीं ये बिल्कुल अपमान कर दिया है। वहां सर आपको क्या स्थिति दिखती है फिलहाल? देखिए, चंपई सोरेन के बाद अब सीता सोरेन एक दूसरी शख्सियत हैं जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में आई हैं। भाजपा उनका इस्तेमाल करना चाहती है ये बताने के लिए कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो राजनीति की जा रही है वो आदिवासियों के लिए अपमानजनक है। चंपई सोरेन, उन्हें टाइगर ऑफ झारखंड कहा जाता था, उनका अपमान किया गया, और अब एक महिला का अपमान किया जा रहा है। इस तरह की बातें वहां पर की जा रही हैं, और कोई भी सफाई दी जाए लेकिन वो उन्होंने उसको पकड़ लिया है, उसको लगातार वायरल कर रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से जो है ये बात जोर पकड़ जाए आदिवासी समाज में, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा संकट झारखंड में ये है कि आदिवासियों में उसकी राजनीति का ग्राफ पिछले दिनों बहुत तेजी के साथ गिरा है, खासतौर से झारखंड। अब देखिए, उसमें एक कोलान बेल्ट है, वहां 14 विधानसभा की सीटें हैं। कुल 81 की विधानसभा में
14 विधानसभा सीटें जो हैं वो कोलन बेल्ट में अकेले हैं। पिछले चुनाव में भाजपा सब हार गई थी, उसमें 11 सीटें अकेले जीत ली थी झारखंड मुक्ति मोर्चे ने, 2 सीटें जीत ली थी कांग्रेस ने और 1 वहां निर्दलीय जीत गया था। भारतीय जनता पार्टी सब सीटों पर हार गई थी वहां पर। अब कोलन बेल्ट में अपनी वापसी करने के लिए, ये सिंहभूम वगैरह जिले उसी बेल्ट में है, अब कोलन बेल्ट में अपनी वापसी करने के लिए भाजपा ने बहुत दिनों से लंबी योजना पर काम कर रही है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाजपा को कमजोर नहीं मानना चाहिए। अब चुनाव हो रहा है इसलिए हमारा ध्यान उधर गया है। भाजपा वहां पे साल भर से जुटी हुई है, 1.5 साल जुटी हुई है कोलन बेल्ट में। 1.5 साल में मोदी जी कम से कम 4 दफे कोलन बेल्ट में जाके भाषण दे चुके हैं। चुनाव के दौरान भले ना जाए, लेकिन वो 4-5 भाषण उनके उस पूरे इलाके में हो चुके हैं। बहुत सारी योजनाओं का ऐलान उस पूरे इलाके में हो चुका है। वंदे भारत ट्रेनें वहां से चला दी गई हैं। तो जब चुनाव नतीजा आएगा और मान लो भाजपा के पक्ष में जाता हुआ देखा, तब ये बातें निकल के आएंगी कि भाजपा ने तो वहां 1.5 साल से इतना काम कर रखा। तो भाजपा भी पूरी कोशिश में है कि आदिवासियों में जो उसकी गोट पिटी है, किसी तरह उसको दुरुस्त किया जाए, फिर से उनकी गोट आदिवासियों में लाल होनी शुरू हो। अभी लोकसभा चुनाव में भी सारी आदिवासी सीटें भाजपा हार गई थी। अब वहां भी यह है कि जो आरक्षित भाजपा आदिवासी सीटें हैं, उसके साथ दूसरी सीटें जो आरक्षित नहीं है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब रिजर्व सीटें नहीं है, वहां भी आदिवासी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। 26% आबादी झारखंड की जो है वो ट्राइबल है। उसके मुकाबले देखा जाए महाराष्ट्र में तो करीब 12% से कम है आदिवासी। महाराष्ट्र में भी महत्वपूर्ण है आदिवासी वोट, लेकिन और वहां भी भाजपा के संकट में है कि वहां पे वोट नहीं देंगे हमें आदिवासी। पिछली बार भी महाराष्ट्र में आदिवासियों के वोट इधर ही गए थे, अघाड़ी में गए थे। तो भाजपा की तरफ से अपनी कोशिशें की जा रही हैं और हम लोगों को समीक्षा करते हुए भाजपा द्वारा जो की जाने वाली कोशिशें हैं उनके ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी, मैं कह रहा हूँ सर, एक आदमी और कोशिश में लगा हुआ है, उनका नाम है अरविंद केजरीवाल। अच्छी बात यह है कि उनके सारे लोग, जो भी जितने भी उनके नेता जेल में थे, सबकी जमानत हो गई है। अब सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आ गए हैं। उसकी बहुत चर्चा नहीं हुई, लेकिन अब बता दूं रिकॉर्ड के लिए कि सारे लोग इस समय जमानत बाहर हैं, अब कोई नहीं हुआ है। और आते ही अरविंद केजरीवाल ने वो अपने सारे विधायकों को काम लगाया। उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, वो लोग पदयात्रा कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, आपका एमएलए आपका द्वार, उनका एक प्रोग्राम चल रहा है। वो सर अभी से तैयारी में जुट गए हैं और अभी तक खैर कांग्रेस की छोड़िए, बीजेपी भी अभी वहां पे कुछ ऐसी तैयारी करती हुई नहीं दिखती है। आपको क्या लगता है सर कि अगला चुनाव पिछला परफॉर्मेंस रिपीट करने जा रहे हैं केजरीवाल सरकार? तो मुझे लगता है कि गिरते मरते 36 सीट तो ले ही आएंगे, लेकिन जो 62 और 68 67 जीतने का नहीं है। केजरीवाल अगर गिरते मरते जीते तो उनकी जीत नहीं मानी जाएगी। वही मैं पूछ रहा हूं कि वो उस ढंग से जीतेंगे या वैसा ही रिपीट करेंगे प्रदर्शन जो पिछले 2 चुनाव में करते आ रहे हैं? दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी के मुकाबले देखा जाए तो कांग्रेस कमजोर हालत में है, काफी कमजोर हालत में है, और भाजपा भी कमजोर हालत में है। भाजपा के पास कोई नेता नहीं है, कांग्रेस के पास भी कोई नेता नहीं है। और अगर रेटिंग एजेंसियों की बात मानी जाए तो जेल में रहे, इतने आरोप लगे भ्रष्टाचार के, जेल में भी रहे केजरीवाल, लेकिन उनकी लोकप्रियता की रेटिंग में जरा भी फर्क नहीं आया है। अच्छा। वो आज भी दिल्ली में उतने ही लोकप्रिय नेता हैं मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद आज भी उतने ही लोगों के बने हुए हैं जो जेल जाने से पहले थे या पिछले चुनाव के दौरान थे। इसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर जो टॉप 5 नेम्स हैं, ऊपर से जो 5 नाम है, मतलब जो है, उनमें अरविंद केजरीवाल लगातार मौजूद है, उससे कभी भी हटे नहीं वहां से आज तक जी। राष्ट्रीय स्तर पर भी उनकी छवि वैसी की वैसी ही है। तो भाजपा के इतने प्रचार के बावजूद भाजपा वहां पे कोई छवि कोई डेंट नहीं कर पाई, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इस लिहाज से आम आदमी पार्टी के पास नेता है, आम आदमी पार्टी के पास कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के पास एक बहुत बड़ा लक्ष्य है कि अपनी सरकार और अपने दबदबे को दोबारा बचाना है। देखिए 50 सीटें तो आम आदमी पार्टी को जीतनी ही जीतनी है। 50 से कम जितनी सीटें होती जाएंगी उतनी ही जीत वो कमजोर होती जाएगी। वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के शान के मुताबिक नहीं होगी। तो वो तो बिना उतना जीते हुए वो अपने दबदबे को नहीं कायम कर पाएंगे। और उनका जो कहना है कि हमने अपनी पूरी शख्सियत, अपना पूरा कैरियर, अपनी ईमानदारी, हमारे पर लगाए गए आरोप, सब चीजों को दांव पे लगाया है। तो वहां अभी भी देखिए भाजपा कोई बहुत सुव्यवस्थित तरीके से प्रचार करते हुए और तैयारी करते हुए नहीं दिख रही है। तरीके से हबड़ तबड़ में हिली हुई है, कांग्रेस भी वो नहीं है उस तरह से। तो अगर कोई सुनियोजित प्रयास कहीं हो रहा है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ही हो रहा है।
जी, तो आज के लिए सर इतना ही, और बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी धन्यवाद। अगले हफ्ते तक फिर देखेंगे क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं और उसका हम लोग किस ढंग से विश्लेषण करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।